रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोताओं को संदीप त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज मैं आप सबके सामने आप सबका ही बहुत ही फेवरेट प्रोग्राम मन की आंखों से लेकर के हाजिर हूं। और दोस्तों, आज का प्रोग्राम निश्चित रूप से मन की आंखों से जो बात हम कहते हैं उसकी मिसाल पेश करेगा। और ये मन की आंखें ऐसी हैं जो तन की आंखों पर भारी है। जी, मैं बात कर रहा हूं मिस्टर प्रणीत गुप्ता की, जो कि महाराष्ट्र से हमारे बीच में है। एक युवा हैं, विद्यार्थी हैं। हाल ही में उन्होंने 12th पास की है CBSE बोर्ड से। लेकिन प्रणीत, ये सब बातें तो अपनी जगह हैं ये, लेकिन ये प्रणीत जाने किस लिए जाते हैं? श्रोताओं, प्रणीत के पास वो खूबी है, वो टैलेंट है जो शायद अच्छों के पास नहीं होता है। प्रणीत, जिसको हम मैथमेटिक्स बोलते हैं, अंक गणित, और उसमें भी जोड़ और घटाना जो हम बोलते हैं आम भाषा में, उसमें ये ऐसे कारनामे कर चुके हैं कि ये आप सबको शायद यकीन नहीं होगा। इन्हें एबेकस में वर्ल्ड चैंपियन का पुरस्कार मिल चुका है 2 बार, एक बार दिल्ली में, एक बार दुबई में। ये सब बातें ये खुद ही बताएंगे अपने मुंह से। तो आइए हम स्वागत करते हैं प्रणीत गुप्ता जी। रेडियो मधुबन के सभी श्रोतागण का मैं आभार प्रकट करता हूं और उन्हें बहुत बहुत नमस्कार करता हूं। जी प्रणीत भाई, तो हमारे श्रोताओं को थोड़ा सा अपने बारे में विस्तार से बताइए। जी, तो सभी को पुनः एक बार बहुत बहुत नमस्कार। मैं प्रणीत कुमार गुप्ता फ्रॉम औरंगाबाद, महाराष्ट्र, और अभी तो मैं फिलहाल विद्यार्थी हूं और 12th का एग्जामिनेशन मैंने अभी क्लियर किया है। दोस्तों, एक बात यहाँ बता देना चाहूँगा कि मैं अभी 11th 12th जब मैंने किया तो वो कॉमर्स फील्ड से मैंने पूर्ण किया है। जहाँ तक जो छात्र देख नहीं सकते उन्हें कॉमर्स से थोड़ा सा डर लगता है, ऐसा मैंने महसूस किया है। बट मैंने जब कॉमर्स से पढ़ाई की है तो आज मैं ये फक्र से कह सकता हूँ कि कॉमर्स भी हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है। उसके बाद ये सब एकेडमिक स्टडीज़ के साथ साथ मैंने अदर करिकुलर एक्टिविटीज़ मैं करता रहता हूँ, जिसमें अबेकस में मुझे वर्ल्ड चैंपियन का अवार्ड 2 बार मिला है, जैसा सर ने बताया। तो मुझे गणित से बहुत लगाव है और मैं सोचता था कि गणित में अपने को कुछ तो अच्छा करना चाहिए, बट ब्रेल लिपि में जो गणित के साधन हैं वो लिमिटेड है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ अलग ट्राई किया जाए और मेरी रुचि एबेकस में बढ़ गई। फिर मेरे टीचर श्वेता दायमा मैडम, जिन्होंने मुझे ट्रेन किया, मुझे हाथ लगाकर उन्होंने सब कुछ पढ़ाया, सिखाया। वो फ्रेम कैसे हैंडल की जाती है, उसके बाद विजुअल कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, और फिर मैंने अलग अलग नेशनल स्टेट के कंपटीशन में हिस्सा लिया। और फिर अंतिमतः मेरा जो चुनाव है वो इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए हुआ। दोस्तों, एक बात विशेष मैं बताना चाहूंगा कि इस कंपटीशन में कोई भी दृष्टिबाधित छात्र मेरे अलावा नहीं था। ओहो, क्या बात है! पूरे वर्ल्ड में सर 56 कंट्रीज के स्टूडेंट्स वहाँ उपलब्ध थे और लगभग 5000 स्टूडेंट्स थे, बट मैं अकेला उसमें ब्लाइंड था जी। और किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जी। और इसमें ऐसी एक बात है कि मेरे साथ और एक बंदा था जो कि नॉर्मल था, क्योंकि किसी को भरोसा नहीं हो रहा था कि एज अ दिव्यांग स्टूडेंट मैं ये कर पाऊंगा या नहीं। हाँ जी। बट एक अलग ही शक्ति उत्पन्न हुई और एक कॉन्फिडेंस आया कि अगर हम नेशनल और स्टेट पे कर सकते तो इंटरनेशनल पे क्यों नहीं कर सकते। बिल्कुल। और दूसरी बात, हमारे ही देश में स्पर्धा हो रही थी तो फिर तो बात ही अलग थी, फर्स्ट टाइम जी। तो एक कॉन्फिडेंस आया। और एक विशेष बात बता दूं कि 20 वर्ष में पहली बार, यानी 20 वर्षों से कंपटीशन हो रहा था, बट पहली बार मैं एज ए इंडियन वहाँ जीता था। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात! और वो भी ब्लाइंड। अरे वाह, बहुत खूब प्रणीत भाई, सचमुच मतलब बहुत ही प्रेरणा मिल रही है आपसे बात करके। तो प्रणीत भाई, मुझे ये बताएं कि आपको थोड़ा बहुत दिखाई देता है या बिल्कुल नहीं दिखाई देता है?
नहीं सर, मैं एक्चुअली बाय बर्थ ब्लाइंड हूँ, मुझे रेटिना का प्रॉब्लम है। जी और जब मैं लगभग 1.5 साल का था तो माता पिता के समझ में आया कि मैं ब्लाइंड हूँ। जी 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 उन्होंने अलग अलग हॉस्पिटल्स में मुझे दिखाया, बट डॉक्टर्स का कहना था कि ये रेटिना का प्रॉब्लम है और इसका दुनिया में अभी तक तो कोई सोल्यूशन नहीं है। जी तो आप हॉस्पिटल्स में टाइम वेस्ट न करते हुए अगर मेरे एजुकेशन की तरफ ध्यान देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो फिर वहां से मेरा एजुकेशन का सफर शुरू हो गया। बहुत खूब। जी प्रणीत भाई, जब घर वालों को पता लगा इनिशियली आपके ब्लाइंडनेस के बारे में, जी, तो क्या रिएक्शन था मम्मी पापा का? कभी बताते हैं वो आपको, क्योंकि आप तो बहुत छोटे रहे उस समय। जी जी, इसका एक किस्सा है कि जब मैं, क्योंकि मेरे 2 ब्रदर्स है जो दोनों नॉर्मल है, जी 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 और हमारा जो पूरा समाज है उसमें कोई भी दिव्यांग स्टूडेंट नहीं है, जी या कोई व्यक्ति दिव्यांग नहीं है। जी तो एक पहला एक्सपीरियंस था। जी और अब आज से 19 साल पहले आप समझ सकते हैं कि उस समय इतना डेवलपमेंट नहीं था और हम गांव से आते थे। जी 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 तो उन्हें भी ऐसा बहुत शौक हुआ, क्योंकि वो मुझे नॉर्मल स्टूडेंट्स की तरह छोड़ देते थे या फिर कुछ बॉल फेंक कर मुझे पकड़ के लाने को बोलते थे। जी तो वो मैं धड़क जा, मतलब किसी टेबल को मैं धड़क जाता था या कुछ भी हो जाता था। ओके। तो उन्हें जब शौक लगा तो फिर उन्होंने आपके जैसे जो अलग अलग संस्था है महाराष्ट्र में मौजूद है, जी उनसे कांटेक्ट किया और फिर मेरे बारे में बातचीत किया, और उन्होंने पॉजिटिवली सोचा। वो मेरे लिए आज बहुत ही अच्छी चीज है। क्या बात है जी। क्योंकि अगर वो पॉजिटिव नहीं रहते तो आज मैं इतना आगे और आपको इंटरव्यू नहीं दे रहा होता। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो प्रणीत भाई, पापा क्या करते हैं आपके? जी, मेरे पापा इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर। और मदर? मदर हाउसवाइफ है। ओके ओके। और दोनों ब्रदर आपसे बड़े हैं? नहीं सर, एक ब्रदर मेरे से बड़े, वो भी अभी इंजीनियर बन गए हाल ही में। अरे वाह जी। और मेरे छोटे ब्रदर अभी स्कूल में। अच्छा, तो प्रणीत भाई, आपने शुरू से स्पेशल स्कूल में पढ़ाई की है या नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाई की है? सर एक्चुअली हमारे महाराष्ट्र में तो मैंने ऐसा देखा है कि स्पेशल स्कूल्स में ऐसा होता है कि हमें वहीं पर उनके हॉस्टल में रहना होता है। जी। बट पापा जॉब की वजह से शहर में आ गए थे जी। और मैं फिर, मेरा जन्म शहर में ही हुआ, और फिर हमने देखा कि पास में स्पेशल स्कूल अवेलेबल भी था जी। बट उन्होंने कहा कि आपको यहीं पर रहना होगा हॉस्टल में जी, और आपका स्टडीज पूरा करना पड़ेगा। बट मेरे पापा की इच्छा थी कि बाकी, मतलब मेरे जो भाई है वो सब नॉर्मल स्कूल्स में पढ़ रहे और मुझे स्पेशल स्कूल्स में डाला जाए जी। तो ये चीज उन्हें अच्छी नहीं लगी। तो उन्होंने स्कूल से रिक्वेस्ट किया कि हम यहाँ डालेंगे बट हम रोज घर पे लेके जाएंगे। बिल्कुल। क्योंकि सर घर के पास में स्कूल होकर भी अगर हॉस्टल में रहे तो फिर अच्छा नहीं रहता ना। अच्छा, बिल्कुल सही है। तो फिर वो सर नहीं हो पाया, तो फिर पापा ने नॉर्मल स्कूल के लिए मुझे ट्राई किया और पहले 1-2 इंग्लिश स्कूल में मुझे डाला था जहाँ मेरे बड़े भाई पढ़ते थे जी। बट सर वो नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि हम हमारे 1000 स्टूडेंट को देखेंगे या इसको एक को देखेंगे। ओह अच्छा। तो 1-2 स्कूल से मुझे स्टार्टिंग में निकाल दिया गया जी। फिर पिताजी के एक मित्र थे, उन्होंने कहा कि मैं ट्राई करता हूँ, और उनका नया नया स्कूल शुरू हुआ था, छोटा था जी। तो उस छोटे स्कूल में मैं गया और फिर वहाँ से मेरी 1st to 10th तक की सारी पढ़ाई हुई जी। और इसमें भी एक बात आपको बताना चाहूंगा जी कि 1st और 2nd में मुझे वहाँ भी बहुत तकलीफ गई जी। लेकिन 3rd स्टैंडर्ड से तो 10th तक मेरा रिकॉर्ड रहा कि मैं हर वर्ष स्कूल में फर्स्ट आता था, नॉर्मल स्टूडेंट्स में भी। क्या बात है, बहुत खूब। और 10th में 96% लेकर मैं मेरे स्कूल में भी फर्स्ट आया और महाराष्ट्र में भी सारे दृष्टिबाधित छात्रों में मैं नंबर 1 पे आया। अरे वाह, बहुत खूब बहुत खूब। एक तरह से आपने स्टेट लेवल पे टॉप किया 10th में तो। जी जी जी। अरे वाह, बहुत बढ़िया। और फिर 11th में आपने कॉमर्स लेने का सोचा? जी जी। प्रणीत भाई, हम कॉमर्स पर आए हैं और आपके मैथमेटिक्स की जो काबिलियत है उस पर आए हैं। उससे पहले आप ये बताइए कि आपने ब्रेल लिपि वगैरह कभी सीखा? सर एक्चुअली मतलब अपन लकीली बोल सकते हैं कि ब्लाइंड स्कूल के जो टीचर्स थे वो हमारे एरिया में ही रहते थे। तो 1st स्टैंडर्ड में मैंने जैसे नॉर्मल स्कूल्स में एडमिशन लिया तो हमने उन्हें रिक्वेस्ट किया और अलग से फीस पे करके मैंने उनसे ब्रेल का सारा ट्यूशन लिया। जी जी जी। और फिर मैंने लगभग 7th स्टैंडर्ड तक, 1st से 7th स्टैंडर्ड तक थोड़ा बहुत उनसे ब्रेल सीख लिया और 7th तक मेरा ब्रेल लगभग पूरा हो गया था। जी, पूरी तरह से मतलब आप 7th में ब्रेल सीख गए थे? जी जी। अच्छा, तो साइटेड स्कूल में पढ़ते हुए फिर ब्रेल सीखने में आपको मुश्किल नहीं आई? नहीं सर, क्योंकि
ये प्रोसेस एकदम सीधा होता था स्कूल में जाने का, लेक्चर्स सुनने का जी जितना समझा उतना ठीक, बाकी का घर पर आके मैं टीचर्स के पास जाता ही था अलग से एक डेढ़ घंटा। जी तो वो लोग ब्रेल में फिर एक बार वो पढ़ा देते थे तो उससे पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाती थी, दो बार सुनने में आ जाता था और खुद से पढ़ने में भी आ जाता था। जी। तो उससे मुझे ज्यादा हार्ड नहीं गया। अच्छा, और प्रणीत भाई जो ये आपकी काबिलियत है मैथमेटिक्स की, जी, ये कब से शुरू हुई, कैसे पता चला आपको, कब लगा कि मुझे इसी में जाना चाहिए? एक्चुअली हमारे एरिया में एबेकस के क्लासेस चलते थे और मुझे मैथ्स का जो हम अंक गणित जिसे कहते हैं, जी जी जी, वो मुझे जब मैं ब्रेल पढ़ता था तो मुझे बहुत पसंद था। बट मैंने ये देखा कि ये स्पीड से जब हम करते तो इसमें लिमिटेशंस आ जाते हैं। हमारा गणित का जो स्लेट होता है, हाँ, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है हमारे लिए। यस। तो ऐसे ही एबेकस के मेरे कॉलोनी के स्टूडेंट्स जाते थे, तो एक बार ऐसी मेरे एबेकस देखने में आया, 2000 लगभग 10-11 की वो बात थी। ओके। तो फिर हमने भी ट्राई किया, तो वहाँ पे भी ऐसे हुआ कि 3-4 बड़े बड़े क्लासेस जो थे उन्होंने भी मुझे रिजेक्ट कर दिया कि हम इसको नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि कोई ब्लाइंड स्टूडेंट तब भी नहीं था और आज भी इस फील्ड में अवेलेबल नहीं है। नहीं है, वही बात है ना, आपने एक ऐसी चीज को छुआ है जी, जो आमतौर पे लोग सोचते भी नहीं है। तो हमारे जो टीचर थे जो मुझे लास्ट में मिले, लगभग 5वां क्लास आप बोल सकते हैं जी, तो उन्होंने भी गारंटी नहीं दी, बट उन्होंने कहा कि हम ट्राई करके देखेंगे। ओके। उन्होंने मेरा पहले स्लेट वगैरह देखा और मैं उस पे कैसे करता हूँ पहले उन्होंने वो अच्छे से जान लिया जी, और फिर उन्होंने उनका जो एबेकस था वो हाथ लगा के कैसे उसे हैंडल किया जाता है जी, ये उन्होंने मुझे सिखाया। और इसमें एक बात अच्छी ऐसी रही कि उन्होंने उनकी जो टेक्निक होती है वो फिंगर्स की, जी, वो टेक्निक मुझे नहीं सिखाया। वो मतलब मेरी जो टेक्निक है वो दुनिया से अलग है, मुझे जैसे सफिशिएंट रहेगा अच्छा, वैसा उन्होंने मुझे सिखाने की कोशिश की। ओके। यानी जो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि आपको ऐसे ही पकड़ना होगा, आपको यही सब करना होगा, जी जी जी, इससे अलग होकर उन्होंने मुझे पढ़ाया। जी, और इसका फायदा ये हुआ कि हमारी क्या जरूरत है, हमारी वो क्या गरज है, वो उन्हें समझ में आया। और आज मैं जो टेक्निक से यूज करता हूँ, मुझे लगता है कि अगर कोई दिव्यांग स्टूडेंट अगर इसमें आता है तो वो टेक्निक से उसे बहुत आसान जाएगा। तो प्रणीत भाई, आप जब भी ये एबेकस वगैरह सॉल्व करते हैं, इसके जो क्वेश्चंस हैं, तो एबेकस आपके पास ही होता है या आपके सब माइंड में ही है? एक्चुअली सर, स्टार्टिंग का 1-2 साल जब मैं बेसिक सीख रहा था तो एबेकस की मदद से ही सीखा है। बट इसमें एक पार्ट होता है मेंटल कैलकुलेशन का। जी जी जी। तो इसमें टीचर ने ये किया कि एबेकस की फ्रेम हाथ से निकाल दी और कहा कि आप आपकी आंखों के सामने इस फ्रेम को एज्यूम कीजिए। ओके, अच्छा। और फिर आप सॉल्व कीजिए। तो मुझे एबेकस से भी डबल स्पीड में मेंटली फास्ट जमने लगा, क्योंकि एबेकस को आपको सामने वाला बोलेगा, आप सुनेंगे, फिर आप एबेकस के फ्रेम को यूज करते हुए उसे सॉल्व करेंगे। तो वो हाथ से वो पूरी प्रक्रिया करनी होती है, इसलिए आपका टाइम ज्यादा जाता है। यहाँ होता है ऐसा कि आपको सुनना है और माइंड में करते रहना है जी। तो ये प्रोसेस इजी जाता है। और आपको बता दूं कि मैं जितने भी आज तक कॉम्पिटिशन्स मैंने किया है, नेशनल, इंटरनेशनल, दुबई तक मैं गया जी, बट मैंने कभी भी मेरे घर के बाहर एबेकस को नहीं लेके गया। अच्छा, क्या बात है। मतलब अब तो एबेकस एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि प्रणीत के दिमाग में ही है। बराबर बराबर। तो प्रणीत भाई जी, आपको मतलब इसमें असिस्टिव डिवाइसेस में या इस तरह की कोई हेल्प मिली या ब्रेल लिपि में किसी तरह की एबेकस या मैथमेटिक्स को आगे पढ़ने में? नहीं सर, ब्रेल में ऐसा कोई साधन तो उपलब्ध नहीं है इनके। तो जितना वो उनके क्लास के थ्रू जितनी मदद हुई उतना ही हो सका। और एक तरीके से जब मैं 8th स्टैंडर्ड में आया तो मैंने ब्रेल को भी थोड़ा बाजू में करना शुरू किया, क्योंकि ऑडियो बुक्स हमारी तरफ का उसका चालान बढ़ने लगा जी। और मैंने कंप्यूटर भी सीख लिया। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि ऑडियो बुक से पढ़ाई ब्रेल के मुकाबले फास्ट हो सकती है। तो फिर मैंने 8th स्टैंडर्ड से लेकर मैं आज तक ऑडियो बुक से प्रेफर करता हूँ। अच्छा, और ई टेक्स्ट वगैरह? हाँ, ई टेक्स्ट वगैरह सब, यानी जो ई फॉर्मेट है जी, मैं उसे पूरा यूज करता हूँ। अच्छा जी। तो प्रणीत भाई, आपको मन में कभी ये भी होता होगा कि यार मैं थोड़ा बड़ा हो जाऊं, अच्छी जॉब मिल जाए, जी। तो जो विजुअली चैलेंज्ड जो बच्चे हैं, जो लोग हैं जी, उनकी मैथ्स की प्रॉब्लम दूर हो, मैथ्स से उनका डर निकल जाए, उसके लिए मैं कुछ करूंगा, ऐसा सोचते हैं आप कभी? जी, मन में विचार बहुत आते हैं, क्योंकि मैथ्स के लिए मैंने जो स्ट्रगल किया है वो मतलब एक बहुत ही उसके पीछे एक मेहनत है, रात दिनों की मेहनत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि
अभी भी अगर मेरे टीचर जो है उन्हें इतना अच्छा सभी को ट्रेन करना नहीं जमता है ना, क्योंकि वो मुझे समझ गया तो ठीक है, क्योंकि किसी किसी का हो जाता है वो टैलेंट से जी। बट एज अ दिव्यांग स्टूडेंट को अगर मुझे ट्रेन करना है तो वो मुझे ही मेरी टेक्निक से उन्हें बताना पड़ेगा। तो मैं ऐसा बहुत बार सोचता हूँ कि अभी तो अपना एजुकेशन चल रहा है, बट आगे अगर मेरी लाइफ थोड़ी सेट हो जाए तो मैं हमारे स्टूडेंट्स, हमारे जो बच्चे, उन्हें एबेकस सिखाऊंगा। और मेरी तो ये इच्छा है कि जो स्कूल में बच्चे होते हैं स्पेशल स्कूल्स में जी, या आप बोलेंगे कि स्कूल लेवल पे जी, वो स्टूडेंट को अगर हम ये पढ़ाते हैं तो उसका फायदा ज्यादा होगा कॉलेज स्टूडेंट या फिर उससे बड़े लोगों के मुकाबले। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रणीत भाई, आपको क्या लगता है, अभी आपने टैलेंट की बात की जी, ये कोई भी व्यक्ति अगर चाहे तो सीख सकता है, या आपको क्या लगता है कोई गॉड गिफ्ट था आपके पास? नहीं, गॉड गिफ्ट का सवाल नहीं है सर, बट आपकी मैथ्स की रुचि और आपको मैथ्स समझने का, यानी आपका अंडरस्टैंडिंग कैसा है पहले से जी, ये निर्भर करता है। मुझे ये बोलना था सर। ओके ओके जी जी। बाकी कर कोई भी सकता है, अगर कर कोई भी सकता है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें मुझे एक चीज मैं हमेशा कहता हूँ कि जैसे हम टेक्निक वापरते हैं वैसा आप मत यूज कीजिए, आपको जैसा करना है वैसा कीजिए। हम हमारी आपको बताते हैं, इसमें आप कुछ चेंजेस भी अगर करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, मतलब आपको क्या सूट करता है। जी जी। तो प्रणीत, कभी आपने जो अलजेब्रा और जो ज्योमेट्री वगैरह होता है उसमें भी हाथ आजमाने की कोशिश की या नहीं? एक्चुअली जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मुझे भी बहुत इच्छा थी कि 9th-10th में अलजेब्रा ज्योमेट्री के सब्जेक्ट लेने थे जी, बट उसका प्रॉपर टीचिंग मेरे समय अवेलेबल नहीं था। ओके। और होगा भी तो मुझे उसकी जानकारी उस टाइम नहीं थी, तो मेरा वो एक रह गया कि मुझे तब सीखने को नहीं मिला। और यहाँ महाराष्ट्र में ऐसा रूल है कि 7th का मैथ आप 10th में ले सकते हैं। तो इस रूल की वजह से होता यह है कि जो टीचर्स है वो एफर्ट्स लेना नहीं चाहते। ओके। मुझे ये बहुत बुरा लगता है कि मैंने साउथ में देखा है, साउथ में मैं 1-2 स्कूल्स विजिट किया था हैदराबाद साइड में जी जी, तो वहाँ टीचर्स अलजेब्रा ज्योमेट्री पढ़ाते हैं। ओके। बट दुख की बात यह है कि मेरा तब 10th हो चुका था। ओके ओके। अभी आपके मन में ये कसक तो रही गई कि अलजेब्रा और ज्योमेट्री भी मैं जी करता तो कितना अच्छा होता। जी जी, वो एक तो छूट गया, अगर वो हो जाता तो एकदम वेल एंड प्रिपेयर काम हो जाता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रणीत भाई, ये 11th में फिर आपने कॉमर्स का भी पहले ही तय कर रखा था? नहीं सर, मुझे आर्ट ही लेना था, क्योंकि हमारे जितने भी भाई बहन है वो आर्ट में जाते हैं, ये मैंने सुना था जी जी। और एक प्रकार का वो डर मुझे भी लग रहा था जी। बट 10th के बाद ऐसे ही 1-2 व्यक्तियों से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने मेरा एबेकस का टैलेंट देखा, तो उनका ऐसा कहना था कि आप कॉमर्स में आजमाइए आपका टैलेंट। और उन्होंने कॉमर्स से जो भी स्टूडेंट पास आउट हुए उनसे मेरी पहचान करा के दी जी। और हमने कम्युनिकेट किया, तो मुझे ऐसा समझा कि इनके पास एबेकस का टैलेंट ना होते हुए भी अगर ये कॉमर्स में अच्छे खासे अंक ला सकते हैं तो हम तो इनसे काफी बेहतर है। तो फिर ये देखकर मुझे जीवन में रिस्क लेना बहुत पसंद है जी। बहुत बढ़िया। तो मैंने सोचा चलो एक रिस्क लिया जाए, 11th एटलीस्ट ट्राई करते हैं, अगर ना जमे तो अपन 12th में वापस आर्ट में आ जाएंगे जी। तो मैं उतरा कॉमर्स में और फिर 11th में मुझे अकाउंट्स वगैरह बहुत पसंद आने लगा, क्योंकि जो मैं एबेकस में करता था वही उसमें कैलकुलेशंस होता था। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा लिखने का पार्ट अगर छोड़ देते तो बाकी सब सेम ही था। तो क्योंकि कॉमर्स ऐसी फील्ड है जहाँ पे अलजेब्रा ज्योमेट्री का फॉर्मेट ज्यादा नहीं होता है, बिल्कुल बिल्कुल ना के बराबर होता है जी हाँ जी हाँ जी। तो उससे मुझे वो ज्यादा पसंद आने लगा और फिर आज भी मेरा अकाउंट्स में मुझे अच्छे से जम जाता है। तो अकाउंट्स बोलते हैं बहुत टफ होता है, आपके अकाउंट और इसके अलावा 2 सब्जेक्ट और क्या क्या थे कॉमर्स में? जी, एक अकाउंट्स होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट जिसे हम कहते हैं जी 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 जी, और एक मैथ्स होता है। ओके, तीसरा मैथ्स था जी। और मैथ्स को मैंने ऑप्शन ले लिया था क्योंकि मेरा 9-10 का अलजेब्रा ज्योमेट्री का बेस नहीं था अलजेब्रा का। ओके ओके। तो मैंने मैथ्स को ऑप्शन कर ले लिया, एसपी करके, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस जी 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 जी। तो अकाउंट्स मैंने सुना है कि काफी टफ होता है। प्रणीत भाई, आपने कैसे किया अकाउंट्स को? एक्चुअली सर अकाउंट्स टफ नहीं, अकाउंट्स का जो बेसिक है जी, वो अगर प्रॉपर कोई भी दृष्टिबाधित स्टूडेंट को सिखा दिया जाए जी, तो उसके लिए भी अकाउंट्स कुछ भी नहीं है। जैसा अकाउंट्स में हम लोग देखते हैं कि डेबिट और क्रेडिट, लेफ्ट साइड में डेबिट होता है, राइट साइड में क्रेडिट होता है, और उसका
कोई अकाउंट टी फॉर्म में बनता है या कोई अलग अलग फॉर्म में बनता है। तो अगर एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए कि इसको ऐसे ऐसे ही करना है, तो वो कोई भी दृष्टिबाधित स्टूडेंट अपनी आंखों के सामने उसे एज्यूम करके टीचर बोर्ड पे क्या लिख रहा है जी वो कर सकता है। जैसे कि टीचर ने अगर कहा कि सेल क्रेडिट में लिखो, तो अपना बच्चा एज्यूम कर सकता है कि क्रेडिट है ना राइट साइड को, तो वो टीचर बोर्ड पे राइट साइड को लिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और थोड़ा लिमिटेशन इतना ये है कि हमारे ध्यान में नहीं रहता है कि वो क्या क्या लिख रहे हैं, क्योंकि सामने वाला बोर्ड के देखता रहता है जी। बट अगर कोई टीचर हमें 2-3 बार रिपीट करे जी तो ये चीज भी हमारे लिए अवगढ़ नहीं, क्योंकि हमारा ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कैलकुलेशन के लिए थोड़ा सा, मेरा तो एबेकस है तो मुझे नहीं जाता है, बट हमारे स्टूडेंट को अगर कैलकुलेशन का पार्ट थोड़ा अच्छे से कवर कर लिया जाए पहले जी, तो कॉमर्स भी कुछ हार्ड नहीं है। प्रणीत भाई मुझे ये बताइए कि अभी तक आपको कौन कौन से अवार्ड्स मिल चुके हैं, कहाँ कहाँ आप जा चुके हैं अपने इस टैलेंट की बदौलत? जी, मैं एबेकस में तो दिल्ली और दुबई मैंने 15 और 16 में किया जी। उसके बाद मैं आपके तरफ राजस्थान में भी 2 बार आ चुका हूँ, जयपुर में नेशनल कंपटीशन को, और गुजरात लगभग मैं पूरा आधा इंडिया में घूम चुका हूँ। और अवार्ड्स कौन कौन से मिल गए आपको? जी, और इसके साथ मैंने 2017 में हैदराबाद में मैथ जीनियस अवार्ड का एक कंपटीशन हुआ था जी, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था और उसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के थे जी। तो वहाँ मैंने 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किए हैं। अच्छा। जैसे आप बोल सकते हैं कि 6,50,137 ऐसे प्लस माइनस में आपको 40 करने थे। अच्छा, ऐसे 40 नंबर प्लस माइनस में करने थे और विद इन 3 सेकेंड्स उसका आंसर देना होता है। अरे बाप रे बाप, गजब, क्या बात तो है। ऐसे अलग अलग टाइप के मैंने 7 रिकॉर्ड वहाँ बनाया और मुझे इंडियाज गॉट टैलेंट मैथ जीनियस अवार्ड 2017 वहाँ दिया गया। ओहो, क्या बात है जी। और इसी के साथ मैंने एक बार इंदौर यूनिवर्सिटी में बतौर चीफ गेस्ट पे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को गाइड भी किया है। ओहो, अच्छा, मोटिवेशनल लेक्चर और 2017 में किया, यानी मैं एज ऑफ 16 में किया मैंने वो। जी 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 एक जी। अलग ही अनुभव था उस टाइम। आज 16 में 17 को पढ़ा रहे थे। जी 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 जी। और उसके साथ साथ सर एक्चुअली मैं म्यूजिक में भी मुझे पसंद है म्यूजिक। क्या बात है, अच्छा, बहुत खूब। मैं तबला विशारद मेरा पूर्ण हो चुका है। बहुत बढ़िया। और हारमोनियम के भी गांधीनगर महाविद्यालय से 5 परीक्षा में उत्तीर्ण कर चुका हूँ जी। अलग अलग प्रोग्राम में ऑर्केस्ट्रा या फिर कोई भी क्लासिकल प्रोग्राम्स हो तो मैं वहाँ जाता रहता हूँ। अच्छा। और परफॉर्मेंस भी देता रहता हूँ। तो आपने अपनी भी कोई टीम बना रखी है ऑर्केस्ट्रा की या आप? नहीं सर, एक्चुअली एजुकेशन के वजह से टीम का वगैरह तो मैंने खुद की नहीं है मेरी, बट अदर्स टीम में मैं जाता आता रहता हूँ। ओके ओके। और ये बताइए, मैंने बालश्री राष्ट्रपति अवार्ड जो होता है, जैसा हम 18 के बाद पद्मश्री पद्म भूषण देते हैं, जी जी, वैसा अंडर 18 को बालश्री दिया जाता है। ओके। तो विशारद क्रॉस करने के बाद मैंने सहज फॉर्म भरा था जी। मुझे कोई आइडिया नहीं थी कि मुझे ये पुरस्कार मिल भी जाएगा जी। तो मैंने ऐसे ही उसका फॉर्म भरा और जोनल लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल का मैंने सारी एग्जाम्स उसकी क्रॉस की जी। और 2016 के बैच का बालेश्वरी राष्ट्रपति अवार्ड मुझे 2019 में घोषित हो चुका है। जी, क्या बात है जी। बहुत खूब प्रणीत भाई, बहुत जबरदस्त मतलब इंफॉर्मेशन आपने शेयर की और वाकई में आपके टैलेंट को सलाम करता है रेडियो मधुबन भी। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। तो प्रणीत भाई जी, अभी आपने बात की, आपने रिकॉर्ड्स बनाए, तो कुछ बातें हमारे भी जहन में, कुछ प्रैक्टिकल बात कर ली जाए आपसे, हम कुछ पूछें? जी जरूर। आपको टेबल्स कितनी आती है? वैसे तो एबेकस में ऐसा रूल है कि आपको 1 से 9 तक की टेबल आए तो बहुत खूब हो गया। अच्छा। क्योंकि इसके बाद आप जो भी टेबल पूछेंगे जी, तो मैं अभी मेरे टैलेंट के दम पे आपको 10 लाख तक टेबल बता सकता हूँ। क्या बात है। नॉर्मली हम 10 तक टेबल याद नहीं कर पाते हैं और आप 10 लाख तक। अच्छा, तो 97 की टेबल बताइए जरा आप। जी, 97 1 जा 97, 97 2 जा 194, 97 3 जा 291, 97 4 जा 388, 97 5 जा 485, 97 6 जा 582, 97 7 जा 679, 97 8 जा 776, 97 9 जा 873 एंड 97 10 जा 970। क्या बात है, हेड्स ऑफ प्रवीण भाई, गजब। आप कुछ प्लस माइनस की बात हो जाए?
जी जरूर मैं आपको डिजिट दे रहा हूँ, जी 1,39,327 प्लस हो गया, प्लस 44,323। जी आंसर बताओ जी 1,83,650। क्या बात है, वाह प्रणीत भाई गजब, मजा आ गया। अच्छा प्रणीत भाई माइनस करते हैं जरा, जी 17,17,973 माइनस 9,77,727। 7,40,246। ओ माय गुडनेस, वाओ क्या बात है प्रणीत भाई, मुझे लगता है इससे ज्यादा मैं भी आपसे शायद कुछ नहीं पूछ पाऊंगा और हमारे श्रोताओं को भी यकीन हो गया होगा आपके इस टैलेंट के बारे में, क्योंकि ये प्रैक्टिकली थोड़ा सा जानना जरूरी था। प्रणीत भाई एम्बिशन क्या है लाइफ में आपका? एक्चुअली सर अभी तो मैं सीए का स्टडी कर रहा हूँ। ओके। कॉमर्स में जब मैंने एंटर किया तो मैंने सोचा अपन सीए के लिए भी ट्राई करेंगे, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट ब्लाइंड में बहुत कम लोग हुए हैं जी। तो मुझे जीवन में अलग अलग कुछ अलग करने की इच्छा रहती है जी। तो मैंने अभी फिलहाल सीए के लिए ट्राई करना शुरू किया है और आगे इसमें मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ और खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। बहुत खूब प्रणीत भाई, बहुत खूब। तो प्रणीत भाई अभी फैमिली में कोई दुखी तो नहीं है आपकी ब्लाइंडनेस को लेकर के, कि सब खुश हैं? सर आज हमारे समाज में मैं सबसे टॉप पर हूँ तो आप समझ सकते हैं कि कौन दुखी है और कौन सुखी है। चलिए प्रणीत भाई बड़ा मजा आया आपसे बात करते करते। लास्ट में आप अपने सुनने वालों को, हमारे श्रोताओं को, और खासकर जो बच्चे अभी जो 7th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड में जो बच्चे पढ़ रहे हैं और जो विजुअली चैलेंज बच्चे हैं वो आपको अगर सुन रहे हैं या उनके पेरेंट्स आपको सुन रहे हैं तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ द थिंग मैं पेरेंट्स से एक ही चीज कहूंगा कि अगर आपको पॉसिबल हो तो आप आपके स्टूडेंट को नॉर्मल स्कूल में पढ़ाइए। ओके। इसका रीजन ये होता है कि अगर हम स्टार्टिंग से नॉर्मल स्कूल में पढ़ते हैं जी तो जो ब्लाइंड बच्चा होता है उसे पता होता है कि नॉर्मल लोगों के साथ कैसे उठना बैठना है, बिल्कुल सही है, कैसे खाना पीना है, कैसे बातचीत करना है जी। और जो नॉर्मल स्टूडेंट या टीचर्स होते हैं जी उनके अंदर भी एक अवेयरनेस तैयार होता है कि नहीं ये स्टूडेंट भले ही थोड़े अलग क्यों ना हो बट ये सबके साथ रह सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, सबके साथ जी सकते हैं जी। क्योंकि आज मेरे स्कूल में एक अलग ही मेरा मिजाज है और वो मुझे एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह ही ट्रीट करते हैं। ये बहुत जरूरी है प्रणीत भाई जी। तो ऐसा अगर पेरेंट्स कर सके, पेरेंट्स में एक अवेयरनेस निर्माण होना चाहिए, ये मेरा आग्रह रहता है। दूसरी बात, जो शॉर्टकट गवर्नमेंट ने उपलब्ध करा के दिए है 7th 8th 9th 10th जो भी मैथ्स के लिए हो या और कोई सब्जेक्ट के लिए जी, तो ये शॉर्टकट न अपनाते हुए अगर हो सके तो जी रिकॉर्डिंग क्लब हो या और अन्य जितने भी संस्थाएं हो इन सब संस्थाओं की मदद लेकर एक वातावरण तैयार करना चाहिए, एक अवेयरनेस निर्माण करना चाहिए और नॉर्मल अलजेब्रा ज्योमेट्री या जो भी नॉर्मल सब्जेक्ट है नॉर्मल स्टूडेंट्स के जी उसके साथ साथ ही आगे बढ़ना चाहिए जी। और स्टूडेंट्स में कभी भी शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए, एक अवेयरनेस होना चाहिए और जो निगेटिव भावनाएं आती है वो निकाल देनी चाहिए। बहुत खूब प्रणीत भाई, बहुत क्योंकि हम भले ही दूसरों से अलग है लेकिन हम दूसरों के साथ बनकर जी सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। और सर जाते जाते एक ही लाइन में कहूंगा जो मेरे जीवन का एक मोटिव रहा है जी, कि तैयारी इतनी खामोशी से करो जी, तैयारी इतनी खामोशी से करो कि सफलता पाने पर दूसरों के लिए मिसाल बन जाए। क्या बात है, वाह वाह, जबरदस्त, बहुत खूब प्रणीत भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने रेडियो मधुबन को समय दिया और इतनी इंटरेस्टिंग और अपने टैलेंट के बारे में भी बताया। तो रेडियो मधुबन के सभी श्रोताओं का भी मैं फिर एक बार आभार व्यक्त करना चाहूंगा और आपका भी, आपने मुझे आज इनवाइट किया और मुझे बोलने की एक संधि दी और एक महाराष्ट्र से बाहर आज मैं पहली बार इंटरव्यू कर रहा हूँ तो वो मौका आपने मुझे दिया, इसलिए रेडियो मधुबन ये तो हमारे साथ हमारे साथ यादें जुड़ गई आपकी। इसका मतलब आप जब भी कहीं इंटरव्यू देंगे ये जरूर याद करेंगे आप। चलिए प्रणीत भाई, आपने जो भी लाइफ में सोचा है वो आपको मिले, हम यही दुआ करते हैं, कामना करते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर बेस्ट फ्यूचर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो श्रोताओं, ये थे प्रणीत गुप्ता महाराष्ट्र से। आपने सुना इनको भी और इनके टैलेंट को भी।
अगर आपकी कोई भी प्रतिक्रिया हो, अगर नहीं बल्कि होनी चाहिए इस प्रोग्राम पर, तो आपकी प्रतिक्रियाएं, आपके सुझाव 9414151415 पर जरूर दीजिएगा। आप रेडियो मधुबन का ऐप इंस्टॉल कर लीजिए प्ले स्टोर से, रेडियो मधुबन के नाम से ही है। यदि आप मेल करना चाहें तो भी कर सकते हैं info@radiomadhuban.in पर।